कर दो दिया, हो गया। हाँ ब्लिंक हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। रिंग कैसा? जो चूड़ी होता है ना तुम्हारा, जो तुमने वो बाला पहन रखा है, तुम लोगों ने पहन रखा होगा नहीं? हाँ वही 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 बाला। लाओ देखिए, ये ऐसा रिंग है। इस रिंग के इस सेंटर से जो एक्सिस गुजरेगा, जो इस रिंग के सेंटर से जो एक्सिस गुजरेगा, इस एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यही क्वेश्चन, समझे बात? ये रिंग है, रिंग का सेंटर से एक एक्सिस निकलेगा, इस एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आप खुद से निकाल सकते हैं क्या? नहीं, मारे में मुझे पकड़। तो सबसे पहले क्या करो, एक छोटा सा रिंग मैं साइड में बनाता हूं। ऐसा क्यों बनाया है? अंडाकार, अंडाकार नहीं है ये ऐसे रखा हुआ है, इसीलिए ऐसा बना। ये सेंटर है। अगर इस पे क्यू चार्ज तुमने दिया तो इसका जो है लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा? Q अपॉन 2πr, यही होना चाहिए। और इस पर अगर छोटा सा मैंने dq ले लिया तो ये क्या लैम्डा dl होना चाहिए, dl लेंथ का। ये बात सबको समझ आई है क्या? नहीं समझ आई? नहीं आई? आपको क्या बताया था मैंने? ये तो मैंने सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी में ही बता दिया था आपको कि लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन 2π, मतलब क्यू अपॉन एल होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है ना? ए लड़की क्या झगड़ा कर रही है? झगड़ा मत करो। हाँ, तो क्या होगा कि मैंने तुमको बताया था ना यार, छोटा सा अगर लेंथ लेना है डीएल। ए भाई साहब समझ नहीं आया, इधर देख पहले। छोटा सा लेंथ लेना है, मान लो ये पूरा एल लेंथ का रॉड है, तो इसमें डीएल लेंथ ले लिया मैंने। तो एल पे अगर क्यू चार्ज है, अगर एल पे क्यू चार्ज है मान लो, तो डीएल पे कितना होगा वो निकालना है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है, लैम्डा इक्वल टू, फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट के लिए क्या लिखोगे? डी क्यू, मतलब छोटा चार्ज बाई छोटा लेंथ। पहले बड़ा वाले के लिए क्या लिखते थे? अगर ये कोई बड़ा सा एल लेंथ का है और इस पे चार्ज क्यू है, तो हम लोग लैम्डा क्या लिखते थे? क्यू अपॉन एल। पढ़ाया है, रिवीजन तो करते नहीं हो घर पे, है ना? तो छोटा सा वाला स्मॉल लेंथ के लिए क्या लिखोगे? लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा डी एल। अरे होगी कि नहीं होगी? समझ आया ना? तो यही किया है मैंने वहां पे। ये रिंग है, इस रिंग का छोटा सा लेंथ डीएल ले लिया, और डीएल की जगह डीक्यू चाह, तो डीक्यू की जगह पे लैम्डा डीएल चमका। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन? इस रिंग के लिए ही सारा कारोबार करेंगे। अब ये सब बातें भूल जाओ, मतलब नोट्स की जरूरत नहीं, वो आपके नोट्स में लिखा हुआ है पहले से। ठीक है, यहां तक याद रखो। अगर ये पूरा रिंग है तो रिंग का लैम्डा क्या होगा? टोटल चार्ज क्यू अपॉन 2πr। ठीक है, सही है ना? अब देखो, अब अपन क्या करते हैं कि रिंग ले लेते हैं। तो ये रेड क्यों हो गया अपने आप? ये एक रिंग ले लिया, ठीक है, इसका सेंटर है और इसका रेडियस r है। इस रेडियस r से x दूरी पे आपने एक क्या लिया हुआ है?
पॉइंट लिया हुआ, पी मान लो कोई भी पॉइंट है जहाँ पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पूरा रिंग का एक बार में निकालना थोड़ा सा पॉसिबल इम्पॉसिबल लगता है कि एक बार में कैसे निकालेंगे भाई। तो हम क्या करते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट से एल लेंथ का एक डीएल लेंथ का छोटा सा मैंने क्या ले लिया, ठीक। तो इसका चार्ज क्या होगा, डी क्यू, है ना, डी क्यू। अगर बड़ा वाला क्यू है तो डी क्यू ले लेना, अगर छोटा वाला क्यू है तो डी क्यू ले, मतलब बड़ा वाला अपना छोटा अपने हिसाब से। इस वाले लेंथ को इससे मिला दो, इस चार्ज की वजह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो डीई इधर ही होगी, अरे होगी कि नहीं होगी, होगी ना, होगी कि नहीं, डी होगी ना, डी क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डी, ठीक। और ये वाला जो डिस्टेंस है वो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, इसमें किसी को तकलीफ है क्या, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, किसी को तकलीफ नहीं है। तो ये क्या किया तुमने, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का एक लेंथ ले लिया, मतलब आपने लिया क्या, वो तो आना ही आना है अगर आपने आर और एक्स डिस्टेंस लिया है तो, ठीक। अब इस डी को अगर मान लो ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगा, है ना। तो अगर ये थीटा है तो इस डी का अब दो कंपोनेंट दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, दो कंपोनेंट दिख रहा है, मतलब डीई कॉस थीटा और डीई साइन थीटा। अरे समझा कि नहीं, समझा, क्लियर है, डीई कॉस थीटा और डी साइन थीटा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सेम डीएल लेंथ का चार्ज यहां पर ले लूं मैं, सेम एकदम जस्ट अपोजिट सेम डीएल लेंथ का ले लूं, तो क्या होगा, इसका जो डीएल मतलब डीक्यू चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर होगी, और यहां भी थीटा होगा तो यहां भी थीटा होगा, तो इसकी वजह से जो डीई होगा वो भी डीई कॉस थीटा होगा, होगा कि नहीं, और इसकी वजह से डीई कॉस थीटा, तो इधर भी डीई साइन थीटा होगा। अब तुम्हें क्या चीज समझना है यहाँ पे, समझना यह है कि देखो डीई साइन थीटा ऊपर, डीई साइन थीटा नीचे, और पूरा सर्कल सिमेट्री में है, सर्कल इज सिमेट्रिक, रिंग क्या है, सिमेट्रिक है, ऐसा नहीं कि ऐसे 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 ऐसे, वो जो चूड़ी आती है ऐसे ऐसे गड्ढा गुड्ढी वाला, वो नहीं है, ये एकदम प्लेन चूड़ी है, समझा। तो इस पूरा फुल्ली सिमेट्रिक है ये। अब फुल्ली सिमेट्रिक है तो जितना डी इधर उतना ही डी इधर, तो ये सारा डी कॉस थीटा एक साथ मिलेगा तो जुड़ जाएगा, और डी साइन थीटा इधर, डी साइन थीटा ऊपर, तो क्या एक दूसरे को बराबर होने की वजह से कैंसिल कर देंगे, तो उसका रिजल्टेंट तो जीरो आने वाला है, इसलिए उसको अब भूल जाओ, है ना। सिमेट्रिकल रिंग की वजह से डी साइन थीटा का कंपोनेंट क्या होगा, कैंसिल कर देगा एक दूसरे को और जीरो हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगी उसकी, समझ में आया। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, डीई कॉस थीटा, शंका यहां तक क्लियर है। अब डीई की वैल्यू क्या लिखोगे, डीई की वैल्यू क्या लिखोगे, तो डीई की वैल्यू जो लिखोगे वो डीई बराबर क्या होगा, आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, लिख डालो के क्यू मतलब डी क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो ये है ना, यही डिस्टेंस है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, समझा, क्लियर है यहाँ तक, पक्का। अब डी क्यू की वैल्यू आपके पास क्या है, लेमडा डीएल, लेमडा डीएल, तो लिख दो के लेमडा डीएल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर की वजह से रूट हट गया, है ना, रूट कैंसिल हो गया। अब लेमडा की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन 2 पाई आर, तो लिख डालो के क्यू, ठीक है, डीएल यही होगा बाई 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर,
तो ये आ गई तुम्हारी डी की वैल्यू। अब हमको निकालना है क्या चीज भाई साहब, डी कॉस थीटा, है ना। तो आपको जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई ऑफ रिंग, जो ई नेट तुम निकालोगे वो होगा डी ई, टू नहीं लिखना है, डी ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक भाई साहब, यहां से स्टार्ट करो 2 पाई आर घुमा दो, यहां से स्टार्ट करो और पूरा 2 पाई आर घुमा दो। अगर पूरा रिंग घूम जाएगा इंटीग्रेशन तो पूरा का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा ना। अरे इतना समझ तो आता है ना। तो यहां से क्या लिखेंगे, 0 से लेके 2 पाई आर तक, 2 पाई आर तक, खत्म कहानी। यही फाइनल हो गया आपका कि आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है, के क्यू डी एल डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एल, सॉरी कॉस थीटा ना, कॉस थीटा की वैल्यू भी तो लिख डालो यार, कॉस थीटा की वैल्यू भी लिख डालते हैं। चलो 0 से 2 पाई आर एक स्टेप और ले लेते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहां पे देखो तो क्योंकि कॉस थीटा भी वेरिएबल अगर लोगे, थीटा तो चेंज हो रहा है, लेकिन क्या करोगे, कॉस थीटा का अगर ले लोगे वेरिएबल तो फिर तुमको दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी, कि थीटा भी वेरिएबल है और एक्स भी, डीएल भी वेरिएबल, दो वेरिएबल इंटीग्रेशन कर नहीं पाएंगे। तो अच्छा क्या है कि कॉस थीटा की डायरेक्ट वैल्यू ले ली जाए और आपको मिल रहा है वैल्यू। अब देखो तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, डी बाई एच, डी बाई एच मतलब एक्स अपॉन क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। समझा, क्लियर है यहां तक। देखो अब तो ये अब इसमें कुछ बचा नहीं। देखो के क्यू और एक्स तीनों क्या है, कांस्टेंट है। एक्स तो कांस्टेंट है ना, तुमने फिक्स दूरी कर रखा है ना यहाँ पे, और आर स्क्वायर अंडर नीचे जो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर है वो भी कांस्टेंट है। तो तुम क्या करो, के क्यू एक्स और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, तो पावर 1 और पावर 1/2 तो दोनों जुड़ जाएगा तो क्या होगा 3/2। तो लिख डालो 2 पाई आर और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। इंटीग्रेशन सिंगल बच गया डीएल, 0 से 2 पाई आर, जाहिर सी बात है लेंथ जो है 2 पाई आर है, होता ही है ना। तो क्या करेंगे अपन यहां से, सिंपल क्या करेंगे, ई की वैल्यू अब लिखा गई आपकी के क्यू एक्स आर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, डीएल लेंथ क्या होगा एल, और एल को 0 से 2 पाई आर तक अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर माइनस 0। अगर अभी भी इतना सालों के बाद भी अगर इंटीग्रेशन में आपको दिक्कत हो रही है तो घर जाकर थोड़ा पढ़िए तो मैंने क्या किया यहाँ पे, डीएल का इंटीग्रेशन एल, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स, डीवी का इंटीग्रेशन वी, डीटी का इंटीग्रेशन टी, यही होता है ना। अब उस टी को आपने क्या किया, डिफरेंट इंटीग्रेशन किया है, तो 0 से 2 पाई एल है तो 2 पाई आर माइनस 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो 2 पाई आर माइनस 0 के, तो 2 पाई आर ने 2 पाई आर को, तो फाइनली जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है वो आ रहा है E इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। और ये इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि तुमने जीवन में कभी सोचा भी नहीं हो। हर एग्जाम में, तुम्हारे 12th के बोर्ड में, 11th के बोर्ड में, हर बोर्ड में
हर एग्जामिनेशन में इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आती है। क्लियर है, समझ आया? अच्छा, आपको जल्दी से F3 दबाते हैं कि F2? क्यों तुम लोग फिर बदल दिया है? कंट्रोल P, हाँ हो गया। देखो अब इसमें 3 केस है, 2 केस तो बहुत ही आसान है, तीसरा केस थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है और बायोलॉजी का बच्चा रोने लगता है। तो स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस क्या होगा तुम्हारा? पहला, इफ x इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू को 0 कर दिया जाए। अच्छा, ये फॉर्मूला रट के रखने में कोई बुरी बात नहीं है, रात के 2 बजे भी कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, मतलब ऐसा होना चाहिए आपको के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर पावर 3/2 एकदम रट्टा होना चाहिए। रिंग का, रॉड का, सब रट जाओ। रॉड है डी दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रिंग है डी दूरी पे एक्स दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, शीट है उसके डी दूरी पे कितना होगा, ये सब रटा होना चाहिए। याद रहेगा तो रेडीमेड आंसर आपको इजीली आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो अगर x बराबर 0 कर दिया जाए रिंग पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इफ x बराबर 0, अगर ये x बराबर 0 का मतलब ये वाला डिस्टेंस इधर आ गया, मतलब ये x बराबर 0 हो गया, और x बराबर 0 यहां डालेंगे तो क्या e की वैल्यू 0 हो जाएगी? अरे होगी कि नहीं? तो सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो कल भी बताया था कि अगर ट्रायंगल ऐसे है तो सेंटर पे 0 होगा। कल भी बोला था कि रिंग का सेंटर पे 0 होगा। ऐसा क्यों होता है? इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हो कि इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अरे सिमेट्रिक है तो कैंसिल कर रहा तो 0 हो गया, तो ऐसे भी 0 दिख रहा है। और इस फॉर्मूले में x का वैल्यू 0 डालोगे तो भी, समझा? सेकंड केस क्या है इसका? सेकंड केस ये है कि अगर तुम्हारी दूरी बढ़ जाए, इफ x इज ग्रेटर देन r, एक ही रहने दो, 2 रहने दो, इतना लंबा नहीं करने का, इतना भी छोटा मोटा नहीं बनाने का, मतलब ठीक है। चलो, x अगर बहुत बड़ा हो जाए r से, तो क्या फिर r को, क्या वो रिंग पतला सा छोटा सा दिखने लगेगा? अरे नहीं, क्या तुम यहां से, तुमको हम देख रहे हैं तुम बड़े दिख रहे हो, अब 5000 फीट ऊपर से चले जाए तो तुम कितने बड़े दिखोगे? मुझे पॉइंट्स दिखोगे। तो इसका मतलब क्या है कि दूरी जब बढ़ जाती है तो वो पॉइंट में चार्ज में तब्दील हो जाता है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया कि इफ, मतलब x इज ग्रेटर देन r, तो r में भी नेग्लेक्टेड। अगर r को नेग्लेक्ट कर दोगे तो k q x, r को 0 करोगे तो x का पावर ये क्या हो जाएगा? 2 कट जाएगा और x से एक x कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा? s स्क्वायर। तो k क्यू बाई एक्स स्क्वायर, तो k क्यू बाई एक्स स्क्वायर किसका होता है? सिंपल पॉइंट चार्ज का k क्यू बाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो चलो लिखो, तो इफ x इज ग्रेटर देन r, देन r may be neglected, r may be neglected। ठीक, जब r को नेग्लेक्ट कर दोगे तो e की वैल्यू हो जाएगी k क्यू बाई एक्स स्क्वायर। दिस शोज दैट if x is greater than r, then the ring behaves as point charge। तो राउंड रिंग जो बिहेव करने लगा वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगा।
सही है। सवाल करें क्या? अच्छा चलो एक और कर लेते, केस 3 कर लेते पहले, उसके बाद फिर केस 3 इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बच्चा। फॉर नीट बच्चा यू रिमेंबर द रिजल्ट ओनली, बट जेई बच्चा यू हैव टू प्रूफ इट सर। ओके, क्योंकि आपको जेई में प्रॉब्लम आएगा तो उसमें आपको फिर से बनाना पड़ेगा। तो केस 3 में फॉर मैक्सिमम अरे 2 बार फॉर लिखा गया ना, तो एक ही बार टोलो लिखना। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आपको क्या करना होता था याद है? डिफरेंशिएशन 0 करना पड़ेगा। इसका मतलब कि डीई बाई dx को 0 से इक्वेट करो तो कुछ चीजें निकल कर सामने आएंगी, समझा? क्या निकल कर आएगा सो देखते हैं अपन। डी बाई एक्स, तो डी मतलब के क्यू एक्स है ना, इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -3/2 डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। जिसको जिसको समझ नहीं आया मेरे को बताओ कि मैंने क्या किया अभी। एकदम बिंदास पूछ सकते हो। समझा सब लोग? नहीं समझा? नहीं समझा ना? मान लो कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा। सिर्फ ई की वैल्यू को मैंने डी अपॉन डी एक्स में पुट कर दिया और कुछ नहीं किया, सिर्फ ई की वैल्यू को पुट कर दिया। और क्या किया है सुनो, ये जो तुम्हारा नीचे वाला आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का पावर 3/2 था, उसको ऊपर ले गए तो -3/2 हो गए। समझा? आप क्लियर है? तो वही कर दिया मैंने, के क्यू एक्स, ये जो नीचे था वो पावर -3/2 माइनस करने के बाद ऊपर आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, सिंपल डिफरेंशिएट करना है इसको। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें एक बात तो है कि के और क्यू कांस्टेंट है, तो ये बाहर रख दिया मैंने। अच्छा, u इंटू वी का फॉर्मेट है अब, ठीक? तो एक काम करते हैं कि x को करते हैं, u को करते हैं, v को रहने देते हैं। तो क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2 को रहने दो, ठीक? उसका करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक? अब क्या करेंगे, प्लस होता है ना, प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद इसको रहने देंगे, इसको करेंगे। तो भाई x को रहने दिया और इसका -3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3/2 -1 इंटू 2x इक्वल टू 0। इसको समझ नहीं आया, डिफरेंशिएशन नहीं आएगा समझ में अगर यही नहीं पढ़ा हुआ है तो। जरा गौर से देख सब लोग, जिसको डिफरेंशिएशन आता है उसको समझ आ जाना चाहिए, जिसको नहीं आता है फिर उसका तो कोई उपाय नहीं कर सकते हम। देयर इज नो उपाय फॉर विदाउट डिफरेंशिएशन, है ना? अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो रट जाओ, फिर अगर आता है तो समझ लो। बेसिक डिफरेंशिएशन है u इंटू वी के फॉर्मेट में, सही है ना? आया समझ में? आता है? क्लियर है? अब देखो, इस के क्यू को अगर मैं इधर लेकर जाऊं तो ये 0 हो जाएंगे, हो जाएगा ना? तो कर दिया मैंने बाहर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2 प्लस 2x स्क्वायर, है ना, इंटू 3/2। इसको माइनस कर दो भाई, इसको, ये माइनस की वजह से ये माइनस हो गया,
2x² माइनस 3/2 r² प्लस x² का पावर -3 -5/2 है कि नहीं? -5/2 होगा, इक्वल टू 0। 2 ने 2 को मार दिया, ठीक। अब अगर इसी में तुम r² प्लस x² को कॉमन निकाल दो तो 1 माइनस क्या बचेगा तुम्हारे पास? 1 माइनस 3 ना, 3 बचेगा ना। r² निकाल देंगे तो 3 तो बचेगा ही बचेगा। 3x² r² प्लस x² का पावर -1 इक्वल टू 0। सही है। अब इसको ले जाओ इधर तो 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो आपके पास बचेगा 1 माइनस 3x² r² प्लस x² -1 इक्वल टू 0। तो अब आपके पास बचेगा 1 इक्वल टू 3x² r² प्लस x² का पावर -1। तो आपके पास बचेगा 1 इक्वल टू 3x² r² प्लस x² का पावर, तो बचेगा r² प्लस x² इक्वल टू 3x²। 3x² तो r² बाहर इधर जाएगा, 3x² में से x² माने बचेगा, तो बचेगा r² इक्वल टू 2x²। तो x बराबर r बाई x है। x इक्वल टू प्लस माइनस r बाई √2। देखो कहां से कहां पहुंचा दिया मैंने। और जेई में और नीट में दोनों में कान पकड़ पकड़ के पूछा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां पे होती है, x की कितनी वैल्यू पे मैक्सिमम मिनिमम होता है। तो r इक्वल टू x इक्वल टू प्लस माइनस r बाई √2। ये पूरा डेरिवेशन, जेई वाले को पूरा डेरिवेशन एकदम रटा होना चाहिए। जल्दी छापो। तुम लोग आज क्यों गप मार रही हो इतना तीनों? काय बातचीत कर रही हो? लगातार बात कर रही है तस्नीम जो है। अब मैं देख रहा हूँ ना, सीसीटीवी कैमरा में दिखा सकता हूँ मैं। हो गया? सब लोग लिख लिया? जल्दी करो। हाँ। अब इससे इसका जो ग्राफ बनता है, ग्राफ कैसा बनेगा इसका, मतलब डायग्राम। ई और एक्स का ग्राफ है। ये यहां पे तुम्हारा क्या है? प्लस r बाई रो। यहां पे क्या है? -r बाई रो।
जेई में पूछा हुआ सवाल है ये तो, जेई में एक बार पूछा है। हाँ, ग्राफ ही पूछा सिर्फ, कौन सा ग्राफ है, क्वेश्चन लिख लो अगर लिखना है तो। क्वेश्चन क्या था जेई में, एग्जाम्पल में, मतलब ऐसे ही था क्वेश्चन, क्या था ऐसे ही था, यही ग्राफ दे दिया था। पूछा था कि एक रिंग है जो एक्स एंड वाई प्लेन में है, मतलब इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, और ये तुम्हारा जेड। हाँ, ऐसे ऐसे प्लेन है, एक्स एंड वाई प्लेन, ये प्लेन एक्स वाई है, जेड यहाँ होगा, और रिंग अब ऐसा रखा हुआ, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ रिंग। हाँ, एक्स वो नहीं, एक्स तुम्हारा एक्स एंड वाई ये प्लेन, मतलब एक्स और वाई, एक्स वाई और जेड यहाँ, समझा? तो ये एक्स वाई में है, रिंग इज एक्स वाई, रिंग इन एक्स वाई, यही सवाल था, बस आंसर वही होगा उसका। 0.00z, इस पॉइंट पे आपको बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम कैसा हो, करो, समझा? इलेक्ट्रिक फील्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये पूछा था कोऑर्डिनेट, इफ पॉइंट कोऑर्डिनेट 0,0z है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट, मतलब आपको ग्राफ दे दिया और पूछा कि इस वाले पे कौन सा ग्राफ करेक्ट है। नहीं समझा, क्वेश्चन ही नहीं समझा। उसने क्या बोला, क्वेश्चन बोला कि एक रिंग है, रिंग एक्स वाई प्लेन में है, और उसको कोऑर्डिनेट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोऑर्डिनेट दे दिया 0,0z, तो बताओ कि इस वाले पे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का करेक्ट ग्राफ कौन सा है। 4 ग्राफ दिया हुआ होगा, चारों ग्राफ में सबसे करेक्ट कौन होगा, सबसे करेक्ट यही करेक्ट होगा, सबसे करेक्ट क्या होगा, समझ आए? ऐसे ही क्वेश्चन था, तो तुम ऐसा क्वेश्चन लिख सकते हो एज ए क्वेश्चन के तौर पे, इसको डायग्राम बना करके 0,0z, तो ग्राफ विच ग्राफ है ना, या क्वेश्चन ही लिखा दे पूरा का पूरा, हो जाएगा ना। अगला सवाल करते हैं ना, इस पे क्या है, क्योंकि उसका आंसर ही यही है, तो तुमको इसलिए टेंशन की बात, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो पहले, the maximum electric field, the maximum electric field, the maximum electric field intensity on axis, the maximum electric field intensity on axis of uniformly charged ring, uniformly charged ring, uniformly charged ring of charge q, the maximum electric field intensity on axis of uniformly charged ring of charge q and radius r will be, कितना होगा, will be वो निकालना है। ऑप्शन दे दो क्या, ऑप्शन ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
1/4πε0 Q by 3√3r². ऑप्शन बी 2q by 1/4πε0 2q by 3r². 2q by 3r². ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1/4πε0 2q by 3√3r². एक ही बात हो गया क्या? ठीक है. और ऑप्शन 4 1/4πε0 3q डी में 1/4πε0 3q अपॉन 2√3r². ये है भाई साहब. चारों में से कौन ऑप्शन सही है? क्या करना पड़ेगा इसमें? क्या करना पड़ेगा? r/√2 डाल दो, बस हो गया. जो तुम्हारे पास फार्मूला है ना, उस फार्मूला में x का वैल्यू r/2 डाल दो. r/√2 की रिंग पे जो है 1/4πε0 कैलकुलेट करो कितना आ रहा है. सी आएगा ना? ये आ जाएगा. सबका आ गया. और इसको पता है क्या चेंज कर सकते हो? देखो 2 दूनी 4, तो ये लिख सकते हो तुम q अपॉन 6√3 πε0 r². ये भी आंसर था इस जगह पे. एक किसी और क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में, एक एग्जाम में ये वाला ऑप्शन था, एक एग्जाम में ये ऑप्शन. वो सही है ना? तो उसी को चेंज किया.